नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर शेखर दत्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर शेखर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार बंसल न्यूज़ के सारे दर्शकों को। आज एक बहुत ही शुभ दिन है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। तो जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनको मेरा नमस्कार, क्योंकि वो बहुत लोगों का जान बचाते हैं। जो लोग ब्लड नहीं दिए हैं उनके लिए मेरा संदेश होगा, अब ब्लड दीजिए, क्योंकि ये आपका कोई क्षति नहीं करेगा लेकिन बहुत लोगों का जान बचाएगा। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकेमिया यानी कि रक्त में श्वेत कोशिका का कैंसर के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर शेखर से सलाह ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर शेखर, शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ल्यूकेमिया से जुड़ा हुआ है कि आखिर ल्यूकेमिया है क्या? ल्यूकेमिया जो है वो हमारे जो श्वेत कोशिका है उसका कैंसर है। अभी रक्त क्या है? रक्त बोन मैरो से बनता है। ये बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारा हड्डी के अंदर जो कोश है वो बोन मैरो होता है, उससे ही रक्त बनता है। रक्त में विभिन्न प्रकार के कोशिका होते हैं, जैसे श्वेत कोशिका। ये ल्यूकेमिया श्वेत कोशिका कैंसर है। इसके सिवा भी हमारे पास जो ब्लड में होते हैं वो लोहित कोशिका या आरबीसी से और प्लेटलेट से। तो ल्यूकेमिया मोटे तौर पे जो श्वेत कोशिका है उनका कैंसर है, उनका बहुत बढ़ जाना, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है? ल्यूकेमिया बहुत प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे बोलने से एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब जो ल्यूकेमिया बहुत ही द्रुत बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ता है, उनके सिम्टम बहुत ही जल्दी पेशेंट को मिलते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया दो टाइप के होते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है ये प्रधान तो बच्चों को होता है और बड़े को भी, कोई भी एज में हो सकता है। और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में यही है। जो क्रॉनिक ल्यूकेमियाज है वो साधारण रूप में बच्चों को नहीं होता है, वो बड़ों को ही होता है। तो क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो है वो धीरे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम क्रॉनिक है। जी। तो इसका जो सिम्टम है वो धीरे आता है। कभी रोगी को पता भी नहीं चलता ये क्रॉनिक ल्यूकेमिया है। जी। तो ये प्रधान है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया में दो टाइप के होते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और CML बोलते हैं इसको, और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और CLL। ये है प्रधान चार टाइप ल्यूकेमिया के। जी सर, आपने टाइप्स तो हमको बता दिए और मैं ये चाहूँगी कि जिन टाइप्स के बारे में आप दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं उनके सिम्टम्स भी आप बताइए कि कैसे उसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि एक ल्यूकेमिया आपने ऐसा बताया है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक टाइप ऐसा है जिसमें धीरे सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो कैसे इसकी पहचान कर पाएंगे? अभी जो ये ल्यूकेमिया है ये ब्लड से बनता है। ये बोन मैरो के अंदर हमारे जो ब्लड सेल है वो बढ़ जाने से होता है। तो ये सेल का, कौन से सेल का क्या काम है ये पहले हमें समझना होगा। जैसे WBC या श्वेत कोशिका, उनका काम है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देना कि इन्फेक्शन ना हो। अभी जो ये ल्यूकेमिया है ये WBC की कैंसर है, तो ये WBC या श्वेत कोशिका ठीक से काम नहीं कर पाते, तो हमको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ सकता है और ये बुखार किसी भी मेडिसिन से कम नहीं होता जब तक ना हम बीमारी को या कैंसर को ट्रीटमेंट करें। और जो ये श्वेत कोशिका है ये जब बोन मैरो में बढ़ जाते हैं तो बोन मैरो में जो नॉर्मल सेल्स है वो बढ़ नहीं पाते, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे RBC या लोहित रक्त कोशिका। इसका काम है फेफड़े से ऑक्सीजन लेके बाकी जो ऑर्गन से, बाकी जो अंग प्रत्यंग है उनको सप्लाई देना, तो ये कर नहीं पाते। तो क्या होता है, हमको एनीमिया मिलता है रिपोर्ट में और पेशेंट को थकान महसूस होता है, नींद नहीं आता, कभी सर में दर्द होता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता, ये सब सिम्टम या लक्षण दिखाई देता है। जी। और जो बोन मैरो से बनता है, ब्लड में आता है, वो है प्लेटलेट का काम है कि क्लॉट बनाना या रक्त का थक्का बनाना, जिससे रक्त प्रवाह के हम रोक सके। जैसे कोई कट इंजुरी हो जाए, ब्लीडिंग हो रहा है, कैसे रोकता है, जो रक्त का एक थक्का बनता है वो बनाने में प्लेटलेट का सहायता होता है। जी। तो कैंसर में जो ल्यूकेमिया है उसमें प्लेटलेट भी बन नहीं पाते, तो प्लेटलेट कम रहता है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग का या रक्तपात का समस्या हो सकता है। जो फीमेल से उनके माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होते रहते हैं
हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके स्किन के नीचे ब्लीडिंग का स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्पॉट, या गम से या मसूड़े से रक्तपात होते चलते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। इनके सिवा भी काफ़ी सिम्टम्स है, जैसे वेट लॉस होता है, नींद अच्छी नहीं आती, बहुत पसीने छूटते हैं, जो ग्लैंड से गले में या आर्म पीट में वो ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं, स्प्लीन या तिल्ली जो है वो बड़े हो जाते हैं। ये काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है ये पेशेंट को आ सकते हैं। तो एक एक कैंसर में एक एक सिम्टम्स आते हैं, कॉमन है। जैसे जो एक्यूट ल्यूकेमिया से उसमें पेशेंट बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ALL या AML में। इसमें हाई ग्रेड फीवर आते रहते हैं पेशेंट को, और ये फीवर कम नहीं होते हैं। जो ALL बोल के एक्यूट ल्यूकेमिया है उसमें ग्लैंड दिखते हैं जी। और जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया है कभी कभी उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। पेशेंट दूसरे कारण से कोई टेस्ट किया और उसमें देखा गया कि WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम उसके फर्दर टेस्ट करते हैं और पता चलता है क्रॉनिक ल्यूकेमिया है। हालांकि कभी कभी देखा जाता है क्रॉनिक ल्यूकेमिया काफ़ी लेट में पकड़ में आता है, जैसे CML या CLL, ये बीमारी बहुत दिन तक चलने के बाद नज़र में आते हैं। तब उनको कोई सिम्टम जैसे थकान लगना या पेट की बाएं तरफ भारीपन या ग्लैंड आ जाना, ये सब साइन या सिम्टम दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो सिम्टम्स हमने समझ लिया है कि आखिर ल्यूकेमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से इसकी पहचान की जाती है। डॉक्टर, आपसे आगे ही जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसके निदान के लिए, ल्यूकेमिया के निदान के लिए कौन से परीक्षणों की ज़रूरत होती है, और जब ये सिम्टम्स नज़र आए तो पेशेंट को तुरंत क्या करना चाहिए? जब हम देखते हैं ब्लड में कोई समस्या है, कोई भी ऐसे सिम्टम आने से ब्लड टेस्ट करना होता है, जो CBC बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो चीज़ें होते हैं ब्लड में, जैसे हमने बोला ब्लड में 3 मेन तरह की चीज़ होते हैं, जो RBC, WBC और प्लेटलेट। जी। जो WBC है ये बहुत बढ़ सकते हैं, ये साधारण तरीके में 4 से 11 हज़ार होते हैं, तो कभी कभी ये लाखों में आते हैं और कभी कभी ये 200-300 होते हैं, तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जी। और जो हीमोग्लोबिन है वो साधारण रूप में कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया में प्लेटलेट साधारणतः कम ही होते हैं। जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया CML और CLL है, CML में प्लेटलेट बढ़ जाते हैं या नॉर्मल रहते हैं, CLL में भी प्लेटलेट नॉर्मल हो सकते हैं या कम हो सकता है। लेकिन जो एक्यूट ल्यूकेमिया से उसमें WBC बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम ही मिलते हैं हमें, और प्लेटलेट भी कम ही मिलते हैं। ये है ब्लड टेस्ट। जी। और जो ब्लड टेस्ट में हम जब माइक्रोस्कोप में नीचे जब देखते हैं तो उसमें दिखा जाता है कि ब्लड टेस्ट में कैंसर जो कोशिका है, जिसको हम ब्लड सेल बोलते हैं, वो एक्यूट ल्यूकेमिया में हमें दिखने मिलते हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कैंसर है ही। इसको कंफर्म करने के लिए, इसको निश्चित होने के लिए हमें दूसरे टेस्ट करने पड़ेंगे। अभी ये जो बीमारी है ये आ रही है बोन मैरो से, तो हमें जो करना होगा बोन मैरो का टेस्ट करना पड़ता है। जी। ये बोन मैरो का टेस्ट बोलते ही बहुत लोग डर जाते हैं कि ये बहुत ही पेनफुल होता है। बहुत लोग बोलते हैं बोन मैरो छोड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बोन मैरो मत कीजिए। तो ये जो डर है इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जहाँ है सोल्यूशन भी हमें उधर ही ढूंढना है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम हो रहा है बोन मैरो के अंदर से हो रहा है। तो टेस्ट भी हमें बोन मैरो का ही करना है। तो और ये मैं बोलना चाहूँगा, ये एकदम ही पेनफुल प्रोसेस कुछ नहीं है। ये हम लोकली एनेस्थेसिस करके करते हैं, सुन करके कमर के हड्डी से रस निकालते हैं और एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी है कि नहीं है, निश्चित तौर पे ये हमें पता चलता है। तो ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये टेस्ट करना है, तब आपको ये टेस्ट में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब बीमारी अंदर से बढ़ने लगता है और इसका ट्रीटमेंट भी लेट हो जाता है, और एक ऐसे तौर पे पहुंच सकते हैं जहां ट्रीटमेंट करके भी उनका जो फल है वो ना मिले। और जो है हम जो बोन मैरो से रस लेते हैं उसमें काफ़ी मॉलिकुलर टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट, ये सब टेस्ट भी करते हैं, जिसके हमको बीमारी के बारे में और भी पता चलता है कि बीमारी केमोथेरेपी चाहिए कि नहीं, केमोथेरेपी से काम होगा कि नहीं, या कितना अच्छा या कितना खराब है ये कैंसर, वो जानने के लिए हमें ये सब टेस्ट करना पड़ता है।
बिल्कुल, तो यदि बॉडी में थकान हो रही है, सांस फूल रही है या बार-बार पसीना आ रहा है, तो ये ल्यूकेमिया का कहीं न कहीं सिम्पटम्स होता है, किसी एक प्रकार का सिम्पटम हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको इस तरह के कोई सिम्पटम नज़र आए, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, समय पर जाँच होगा तो समय पर उचित इलाज भी मिल पाएगा। ल्यूकेमिया के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं और यदि इसी से जुड़ा कोई आपका भी सवाल है, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल करके डॉक्टर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर आपको जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, जांच कर ली जाती है और जब कंफर्म हो जाता है कि उसे इस तरह का कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तो फिर कैसे आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं? इसके ये निर्भर करता है कि ये कैंसर कौन से टाइप का ल्यूकेमिया है, ये एक्यूट ल्यूकेमिया है या क्रॉनिक ल्यूकेमिया है। और दूसरी बात है कि हम जो टेस्ट करते हैं उनसे पता चलता है कि ये बीमारी कैसा है, कितना एग्रेसिव, कितना खराब है। तीसरी बात है पेशेंट का हालत कैसा है, कि दूसरे कोई रोग उनके है कि नहीं। तो जो एक्यूट ल्यूकेमिया है इसका ट्रीटमेंट एक तरफ है और ये क्रॉनिक ल्यूकेमिया जैसे CML CLL है उसका ट्रीटमेंट अलग है। जैसे CML ये ऐसी बीमारी है जो एक टाइम तक बहुत ही जानलेवा बीमारी था, लेकिन आज से 20 साल पहले एक ऐसा दवाई इन्वेंशन हुआ जिससे एक टैबलेट लेके आपका ये बीमारी पूरा कंट्रोल में रह सकता है। तो इसके लिए कोई केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं, हम बिना केमोथेरेपी के क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी। जैसे और एक क्रॉनिक ल्यूकेमिया है CLL, जिसमें भी हम बहुत दिन तक पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी पेशेंट को ये ल्यूकेमिया पकड़ आने के बाद भी हम ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही रखते हैं। किसी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट लगता है, तो ये ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट को हम केमोथेरेपी दे के करते हैं और कुछ पेशेंट को बिना केमोथेरेपी एक टैबलेट से ही कर सकते हैं। तो जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया है इसमें हम केमोथेरेपी के बिना भी कुछ हद तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है क्रॉनिक ल्यूकेमिया की। और किसी किसी क्रॉनिक ल्यूकेमिया ऐसी होती है जिसको तभी इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, वो ट्रीटमेंट हम बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो डिसाइड करते हैं, ये पेशेंट को डिसाइड नहीं करना है। जो एक्यूट ल्यूकेमिया है वो बहुत ही एग्रेसिव है, वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है और उनका ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ही अर्जेंट है। उसमें डिले करने से पेशेंट को जान जाने के चांस होते हैं, तो उनको हम एकदम ही डिले नहीं करते हैं। और ये एक्यूट ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट साधारण तरीके से केमोथेरेपी से किया जाता है। ये हाई डोज केमोथेरेपी यूजुअली लगती है। जो हमारे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या ALL होता है, ये बच्चे और बड़े दोनों को होते हैं। तो ये केमोथेरेपी यूजुअली हम 6 महीने चलाते हैं। जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं, IV इंजेक्शन, वो बीच बीच में पड़ता है और उसके बाद 1.5 साल तक उसका ओरल केमोथेरेपी चलता है। तो सब मिला के ALL में 2 साल का ट्रीटमेंट लगभग ज़रूरी होता है। और जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है AML में, तो इसमें भी हम केमोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। इनका केमोथेरेपी का ड्यूरेशन कम है, 3 से 4 महीने तक ये केमोथेरेपी चलता है। तो जिनका शारीरिक कंडीशन अच्छा नहीं है, दूसरी कोई बीमारी है, तो इनको हम ये हाई डोज केमोथेरेपी नहीं दे सकते। तब केमोथेरेपी का डोज हम कम कर देते हैं, केमोथेरेपी नंबर कम कर देते हैं। या जैसे AML जैसे बीमारी है जो ज़्यादा उम्र में अगर हुआ, बिना केमोथेरेपी के भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हालांकि बिना केमोथेरेपी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को क्योर नहीं होता है, लेकिन पेशेंट का ज़िंदगी हम लेन देन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको हम ठीक रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये 2 टाइप के ल्यूकेमिया और उनके जो ट्रीटमेंट है वो भी 2 टाइप के हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ूंगी। आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ल्यूकेमिया होता है तो फिर उस समय क्या एज फैक्टर मैटर करता है? क्या इसमें ऐसा हम देख सकते हैं कि ये जो टाइप्स होते हैं ल्यूकेमिया के, बुज़ुर्गों में ज़्यादा हो या यूथ में ज़्यादा हो, या फिर ये बच्चों को भी उतना ही इफेक्ट करता है? और बच्चों का कैसे ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं, कैसे किया जाता है उनका इलाज? जैसे ल्यूकेमिया में क्रॉनिक ल्यूकेमिया है जो एडल्ट में ही होता है, ज़्यादा उम्र में होता है, जो 60 साल के ज़्यादा उम्र में ज़्यादातर देखा जाता है। हालांकि इंडिया में थोड़ा कम उम्र में भी लाइक 40-50 ईयर्स एज में ही हम देखते हैं क्रॉनिक ल्यूकेमिया। साधारण तौर पे ये क्रॉनिक ल्यूकेमिया बच्चों में नहीं होते। CML CLL बच्चों में साधारण तौर पे नहीं होते। हालांकि CML कभी कभी बच्चों में हो जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन साधारण तौर में ये बड़ों का बीमारी है। लेकिन जो एक्यूट ल्यूकेमिया है AML और ALL, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट है ये दोनों बच्चे और बड़ों दोनों का ही एक्यूट ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट हम
केमोथेरेपी देके करते। जी। आप जो पूछ रहे थे बच्चों का कोई अलग ट्रीटमेंट है कि नहीं, बच्चों में भी हम केमो देते, और सबसे अच्छी बात ये है जो बड़े हैं उससे अच्छा बच्चे ये केमो टॉलरेट करते हैं। जो केमोथेरेपी से प्रॉब्लम होते हैं ये बच्चों को कम होता है, क्योंकि उनका जो ऑर्गन है वो नया है, उनका कोई डैमेज नहीं हुआ, तो वो केमोथेरेपी के जो इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट कम दिखाते हैं, वो केमो का अच्छे टॉलरेट कर लेते हैं। जो ज़्यादा उम्र है उसमें कभी कभी केमो टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उम्र में हम कभी कभी केमो अवॉइड भी करते हैं, बिना केमोथेरेपी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। सर, इसमें मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि जब कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तो क्या ल्यूकेमिया में भी इसी तरह की कोई स्टेज होती है और तब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस सामने वाले व्यक्ति को या पेशेंट को कीमो देने की ज़रूरत आन पड़ी है, ऐसा कुछ? स्टेजिंग तो है, ल्यूकेमिया जैसे सारे कैंसर का स्टेजिंग है, ल्यूकेमिया के भी स्टेजिंग है, लेकिन स्टेजिंग बोलने से हम जो समझते हैं सॉलिड कैंसर जैसे लंग कैंसर या लीवर कैंसर में स्टेजिंग का मतलब जो है कैंसर कितना तक फैला है बॉडी में जी। लेकिन ये तो ब्लड का कैंसर है, ब्लड तो सारा बॉडी में फैला हुआ है, तो कितना फैला है इसके हिसाब से हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का स्टेजिंग नहीं करते। हम स्टेजिंग करते हैं मॉलिक्यूलर मेथड से, जो मॉलिक्यूलर टेस्ट भेजते हैं या जेनेटिक टेस्ट भेजते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं ये कितना खराब है, केमो कितना अच्छा काम करेगा, केमो से इसका काम हो जाएगा या इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगेगा, कितनी जल्दी वो केमो देने के बाद फिर लौट के आएगा, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको ही हम विभाजित करते हैं स्टेजिंग के हिसाब से, हम फेवरेबल रिस्क ग्रुप या एडवर्स रिस्क ग्रुप ऐसे डिवाइड करते हैं। जी। सर, कितना समय इसके इलाज में लगता है, कितना लंबा प्रोसेस इसका होता है, ये मैं समझना चाहूँगी। जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया जो है, जो हाई डोज केमोथेरेपी चलते हैं, ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में 3 या 4 महीने चलते हैं जी। तो उसके बाद बहुत सारे पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और ALL होते हैं, इसमें 6 महीने इंजेक्शन से केमोथेरेपी चलते हैं, बीच बीच में वो चलता है, रोज़ नहीं चलता, और उसके बाद ओरल केमोथेरेपी जो और 1.5 साल चलता है। और जो ये ALL बच्चों में होता है वो 80 से 90% क्योर हो जाते हैं केमोथेरेपी से, वो कभी लौट के नहीं आता जी। और जो बड़ों में है उसमें केमोथेरेपी से क्योर रेट थोड़ा कम है, 40% भी कम होते हैं, तो कभी कभी वो बीमारी फिर लौट के आता है, तब हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है वो क्योर करने में। तो ड्यूरेशन ऐसा है। और जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, जैसे मैंने बोला, जो एक्यूट ल्यूकेमिया है उसमें हाई डोज केमो देते हैं लेकिन वो क्यूरेबल होते हैं, ठीक हो जाते हैं पूरी तरह। लेकिन जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, क्रॉनिक है मतलब ये चलता रहता है, जैसे शुगर का या प्रेशर का बीमारी आपका चलता रहता है, कोई दवाई आप लेते रहते हैं, तो क्रॉनिक जो ल्यूकेमियाज है वो इतने ख़राब भी नहीं होते और ये चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो मेडिसिन उनको लेते रहना पड़ता है, तो ये चलता है उनका ट्रीटमेंट। ये यूजुअली जो CL का इनिशियल केमोथेरेपी है 6 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन देखा गया है 5 साल 7 साल, ये डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ सालों के बाद ये फिर लौट के आता है, फिर दूसरा कोई मेडिसिन लगते हैं। जो CML के पेशेंट है वो भी जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनको हम केमोथेरेपी कंटिन्यू ही करते हैं। जो यंग एज के पेशेंट है उनको हम 5 साल या 7 साल जो एक टैबलेट देते हैं वो दे के फिर देखते हैं कि कम हो गया कि नहीं, पूरी तरह लौट के आ रहा है कि नहीं, ये रेगुलरली टेस्ट करते रहते हैं। अगर फिर डिजीज़ बढ़ रहा है अंदर तो हम फिर दवाई शुरू कर देते हैं। तो मोटे तौर में बोलने से जो एक्यूट ल्यूकेमिया है वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, कम समय का ट्रीटमेंट लगता है, और जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया है वो इतना खतरनाक नहीं है, वो जानलेवा नहीं है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, पूरी तरह ठीक यूजुअली नहीं हो पाता है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है, ल्यूकेमिया के इलाज में इसका रोल क्या है, किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है? जैसे मैं बोल रहा था, कोई एक्यूट ल्यूकेमिया का हमने ट्रीटमेंट किया और ये कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद लौट के आ गया, तो फिर उसको केमोथेरेपी अगर दे के ट्रीटमेंट ख़त्म कर देंगे तो ये काम नहीं बनेगा जी। ये बीमारी जड़ से ना जाएगा नहीं, तब हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। किसी किसी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में शुरू के केमोथेरेपी के बाद ही हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि उनका बाकी टेस्ट से हमें लगता है कि सिर्फ केमो से उनका काम नहीं बनेगा, कुछ दिन बाद ये बीमारी लौट के आने वाले। जी। जो क्रॉनिक ल्यूकेमियाज है उसमें हम साधारण रूप में ये ट्रांसप्लांट शुरू में नहीं करते। जो CML या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है वो जब बहुत बढ़ जाता है, उसको एक्सेलरेटेड फेज या ब्लास्ट क्राइसिस बोलते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। बाकी क्रॉनिक ल्यूकेमिया में साधारण तौर में ट्रांसप्लांट शुरू में नहीं किया जाता है। बाद में अगर
बार बार लौट के आ रहा है और पेशेंट का हालत ट्रांसप्लांट करने जैसा है। ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इंटेंसिव थेरेपी है जी। तो सब नहीं ले पाते हैं उसको, ज़्यादा एज हो जाता है, 70 ईयर्स एज हो जाता है तो उनका ट्रांसप्लांट कर नहीं पाते हैं, तो उनको नहीं किया जाता है। तो एक्यूट ल्यूकेमिया जब रोग का वापस आ जाना केमोथेरेपी के बाद, तब ये ट्रांसप्लांट का एक इंडिकेशन है। तो ये ट्रांसप्लांट जो होता है, मैं बोलना चाहूँगा ये ट्रांसप्लांट क्या है। हम जी। ऐसे मतलब जो एक धारणा है कि ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन होता है, तो ये ब्लड का जो ट्रांसप्लांट है, हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। एक लीवर या किडनी के जैसा ये कोई ऑपरेशन से नहीं करते हैं। तो मैं समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ कि आपके पास एक ज़मीन है जिसमें आप फसल फलाना चाहते हैं और जिसमें जंगली पेड़ पौधे उगे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले जंगली पेड़ पौधों को आप काटना चाहेंगे, तो हम केमोथेरेपी से वो काम करते हैं कि कैंसर को पहले मार देते हैं जी। फिर आप ज़मीन में बीज डालेंगे अच्छा सा, जिसमें अच्छा फल फूल उगे, तो वो है हमारा स्टेम सेल, जिससे हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रोडक्शन है वो शुरू होता है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है इसके। जो स्टेम सेल है हम ये पेशेंट से भी ले सकते हैं या कोई डोनर से भी ले सकते हैं। 2 टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, जो हम पेशेंट के खुद से ही लेते हैं, जो एक्यूट ल्यूकेमिया में नहीं किया जाता, जो मायलोमा या लिम्फोमा में किया जाता है। और एक है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जो किसी डोनर से लिया जाता है स्टेम सेल। ये स्टेम सेल ही वो सेल है जो बोन मैरो में जाके आपको ब्लड को नॉर्मल करेगा। तो वो डोनर मैच डोनर होना अच्छा है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा होता है, कॉम्प्लिकेशन कम होता है। और ये जो बोन मैरो हम चलाते हैं, जैसे ब्लड चलाते हैं ऐसे ही चलाते हैं, लेकिन जब मैचिंग नहीं होता है, मैचिंग कम होता है, पूरी मैच नहीं होता, तब आपका बॉडी जो है वो जो आपका डोनर का जो स्टेम सेल दे रहे हैं उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, और जो बाहर से जब स्टेम सेल देते हैं वो भी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करता है। तो इससे जो होता है बॉडी में बहुत सारे असुविधाएं पैदा होती है जो हमें टैकल करना होता है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जब ल्यूकेमिया से शख्स रिकवर कर रहा होता है, पेशेंट धीरे धीरे जब रिकवर करता है, तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन का, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला ये जो WBC या श्वेत रक्त कोशिका है, ये इसका कैंसर है। और श्वेत रक्त कोशिका का काम है बॉडी को प्रोटेक्शन देना, इम्यूनिटी देना कि इन्फेक्शन ना हो। अभी इसका कैंसर हो गया है मतलब ये काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। हम कुछ दवाई देते हैं जिससे पेशेंट से इन्फेक्शन कम हो, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन से बचना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर सेकत ने जो जानकारी आपको दी है, आप उन सभी बातों का ध्यान रखिए। आपको आज हमने बताने की कोशिश की है कि ल्यूकेमिया आखिर क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि अगर आपकी बॉडी में इससे जुड़ा कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत आप जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और समय पर अपना उचित इलाज करवा सकें। डॉक्टर सेकत, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आज डॉक्टर सेकत दत्ता ने हमारे साथ ल्यूकेमिया के बारे में कई जानकारियां साझा की है। निश्चित रूप से आप सभी को सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ, और इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।